राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज से 22 जनवरी तक तीर्थ स्थानों और मंदिरों में देशव्यापी स्वच्छता अभियान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में गुरु रविदास मंदिर में करेंगे श्रमदान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन के ईरान दौरे पर। अपने समकक्षी डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर करेंगे बातचीत। सूर्योत्तरायण पर देश भर में फैली पोंगल, मकर संक्रांति, बिहू और लोहड़ी की खुशियां। पीएम मोदी आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर मनाएंगे पोंगल। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, राजधानी दिल्ली भी घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में। कम विजिबिलिटी के कारण यातायात पर असर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में गजा संघर्ष के 100 दिन पूरे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, गजा पर जीत तक अंतर्राष्ट्रीय अदालत भी नहीं रोक पाएगा संघर्ष। आने वाले वर्षों में रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की भी योजना। और खेल की खबरों में भारत अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 मैच आज। इंदौर के होलकर स्टेडियम में सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृतिका और बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज से 22 जनवरी तक विशेष वृहद स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और इसके तहत सभी मंदिर परिसरों में सफाई की जाएगी। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में श्रमदान करेंगे। आज सुबह जेपी नड्डा गुरु रविदास मंदिर में सफाई अभियान में शामिल होते हुए नजर आएंगे। दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के लोगों से आह्वान किया है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर मकर संक्रांति के दिन से छोटे मोटे तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का अभियान चलाएं। वहीं प्रधानमंत्री ने खुद महाराष्ट्र के नासिक में स्थित कालाराम मंदिर में अभी 2 दिन पहले ही सफाई भी की थी। पीएम ने कहा था कि हर मंदिर में सफाई का अभियान 14 जनवरी से 22 जनवरी तक चलाना चाहिए। 22 जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस दिन नए मंदिर में मुख्य यजमान के रूप में शामिल होंगे। और इसी पर ताजा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त अयोध्या का, जहां पर हमारे सहयोगी निखिल इस वक्त मौजूद हैं। निखिल, सबसे पहले तो सुबह की जय श्री राम आपको। और क्योंकि आप अयोध्या में मौजूद हैं, वहां पर किस तरीके का माहौल, साथ ही जिस स्वच्छता अभियान की बात करें उस अभियान को लेकर के किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, लोग किस तरीके से श्रमदान करते हुए नजर आ रहे हैं? निखिल। बिल्कुल, और आज श्री अयोध्या धाम 2 चीज़ों के लिए तैयार है। एक तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं पवित्र सरयू है, जहां पर मकर संक्रांति का स्नान की शुरुआत हो गई है और ज़बरदस्त तरीके से श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। मकर संक्रांति अमूमन 15 जनवरी को मनाई जाती है और 14 और 15 दोनों दिन तमाम हिस्सों में इसको मनाया जाता है। और ऐसे में आज भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या के इस पवित्र सरयू धाम पर पहुंचे हैं और यहाँ पर भी वो इस मकर संक्रांति के तहत यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दिखाएंगे इस घाट का सीन। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो सफाई अभियान का आज विशेष आयोजन किया गया है, उससे भी अयोध्या के मंदिर अछूते नहीं हैं, क्योंकि अयोध्या में सिर्फ एक भगवान श्री राम का जन्मभूमि का मंदिर नहीं है, सिर्फ एक बड़ा भव्य नव मंदिर बनकर तैयार नहीं हो रहा है, बल्कि हर गली में, हर कूचे में, जिसको कहना चाहिए कि यहाँ पर मंदिर है। बड़े मंदिरों से लेकर छोटे छोटे मंदिरों का नगर है श्री अयोध्या धाम। और यहाँ पर सुबह से ही जो कल से ही दरअसल इसकी तैयारियां थी और सुबह से ही इन मंदिरों में सफाई अभियान जो यहाँ के पुजारी हैं उनके द्वारा और जो तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तमाम जो स्वयं सेवक हैं, उनके द्वारा ये किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी बात ये देखी गई है कि जो श्रद्धालु हैं वो भी उसको समझ रहे हैं, और ऐसे में जिसको कहते हैं कि लॉइटर अराउंड, वो ऐसा वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो जो सफाई अभियान है दरअसल वो दो भागों में चल रहा है। एक तो जो वहाँ पर गंदगी है उस गंदगी को साफ करना, और दूसरा सफाई अभियान के तहत गंदगी करने ना देना। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे निखिल। इसी बीच इंदौर का भी रुख कर लेते हैं, जहाँ पर हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से वृहद स्वच्छता अभियान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया, उस अभियान को लेकर वहां पर किस तरीके से लोग इसमें श्रमदान करते हुए नजर आ रहे हैं? अजीत। बिल्कुल जी, सुप्रभात। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर बात करें हम, तो जितने भी छोटे बड़े मंदिर है, अगर हम बात करें महाकाल मंदिर उज्जैन का, अगर हम बात करें ओंकारेश्वर मंदिर का, ममलेश्वर मंदिर का, तो इन सभी जगहों पर जो है जिस दिन से प्रधानमंत्री ने नासिक में मंदिर में शुरुआत की थी, उसी दिन से शुरुआत यहाँ पे कर दी गई है। और वहाँ पे जो साधु संत है, जो आम लोग हैं, उसी दिन से यहाँ पर स्वच्छता अभियान में जुड़ गए हैं, और आम लोगों की भागीदारी भी जो है इसमें लगातार बनी हुई है। मंदिरों के साथ साथ जो अधिकांश जो मंदिर है मध्य प्रदेश में, वो नर्मदा नदी के तट पर है, या बड़े मंदिर जो है वो किसी न किसी पवित्र नदी के तट पर है। तो क्षिप्रा नदी जो है उसकी भी साफ सफाई जो है वो लोगों ने शुरू कर दी है। जो साधु संत है वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, और महाकाल मंदिर जो है वहां पर आज की शुरुआत हो गई है, और लगातार जो है 22 जनवरी तक ये जो शुरुआत है, जो ये कार्यक्रम है वो लगातार चलेगा, और लोग जो है जनभागीदारी भी उसमें काफी हो रही है। साथ ही ओंकारेश्वर में भी इस तरीके से जो लोग हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। साधु संत जो आसपास के जो छोटे छोटे मंदिर हैं उनकी साफ सफाई के साथ जो बड़े मंदिर है और प्राचीन मंदिर है उनके आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, और लगातार रोज नियमित रूप से जो है ये अभियान शुरू हो गया है। और ये अभियान आज से नहीं, ये 2-3 दिन पहले जिस दिन भी प्रधानमंत्री ने शुरुआत की है नासिक में कालाराम मंदिर से, उसी दिन से ये शुरुआत यहाँ पर कर दी गई है, और लगातार लोग बड़ी संख्या में जुट रहे हैं, वहां पर साफ सफाई कर रहे हैं। अगर बात करें, कल हमने कई जगह पर तस्वीरें देखी थी कि वहां पर जो लोग हैं, जो आम साधु संत है, जो वो वहां पर लगातार लगे हुए हैं, धुलाई कर रहे हैं, वहां पर झाड़ू पोछा लगा रहे हैं वहां पर, और लोगों को भी समझाइश दे रहे हैं कि मंदिरों को स्वच्छ रखना है, अपने परिसरों को स्वच्छ रखना है, अपने धार्मिक स्थानों को स्वच्छ रखना है। और इस तरीके से जो श्रद्धालु भी आ रहे हैं, कई श्रद्धालु भी हमने देखे कि वो श्रद्धालु जो कि वहां दर्शन करने आ रहे हैं मंदिरों में, वो भी उस स्वच्छता अभियान में जुट रहे हैं, उस स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो एक बड़ी पहल जो है ये की गई है, कहीं ना कहीं मंदिरों को स्वच्छ रखने की, उसके आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इसका आह्वान किया है, तो उसका असर जो है वो मध्य प्रदेश के भी अधिकांश मंदिरों में देखने को मिल रहा है, और लगातार जो है ये अभियान जारी है। और ये सहभागिता जो है कहीं ना कहीं मंदिर के साथ साथ जो घाट है, जो आसपास का अन्य परिसर है, वहां पर भी ये इसका जो असर वहां पर दिखाई दे रहा है, और बड़ी संख्या में लोग इससे जुट रहे हैं। साधु संत जो है इसको लेकर काफी उत्सुक है। हालांकि मंदिरों में साफ सफाई लगातार जो साधु संत होते हैं वहां पर जो पूजा अर्चना करते हैं वो वहां पर करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं मंदिरों में, और इस समय त्योहारों का समय है, मकर संक्रांति का पर्व है, तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो उस कारण से भी कई बार कई जो पूजा की सामग्री होती है, बेलपत्र है, फल फूल है, ये सब चीजें बिखर जाती हैं। तो अब उसका भी ख्याल रखा जा रहा है कि ये जो पूजा की सामग्री है वो सही स्थान पर जाए। और जो मध्य प्रदेश में तो अधिकांश मंदिर रहते हैं जहां पर कि इनसे जो है खाद और अगरबत्ती बनाने का उपक्रम लगाया गया है। अगर आप महाकाल मंदिर की बात करें तो वहां पर जो भी ये फूल और ये बेलपत्र जो चढ़ाए जाते हैं, अर्पित किए जाते हैं, उससे वहां पर अगरबत्ती और उससे वहां पर जैविक खाद जो है वो बनाई जाती है, और वो मंदिर में ही फिर उसका उपयोग जो है मंदिर जो उद्यान है वहां पर उसका उपयोग होता है। तो ये भी यहाँ पर एक प्रक्रिया जो है ये शुरू है, यानी कि जो वेस्टेज है उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं उसका भी ध्यान रखा जा रहा है, ताकि वेस्टेज बहुत ज्यादा वो इकट्ठी ना हो। चलिए ठीक है अजीत, आपके पास वापस आएंगे। निखिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निखिल, 14 तारीख यानी कि आज से लेकर के 22 जनवरी तक जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब तक ये स्वच्छता अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 2 दिन पहले कालाराम मंदिर में सफाई अभियान में श्रमदान करते हुए नजर आए थे, और आज अब पूरे देश में इसको शुरुआत की जा रही है। पूरे देश में उत्साह भी है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। अयोध्या की अगर बात करें तो वहां भी सफाई अभियान बहुत जोरों शोरों से और बहुत पहले से चल रहा है। जी
निश्चित तौर पर अयोध्या में जब ये सफाई अभियान जो है वो विशेष हो जाता है, और विशेष इसलिए भी आज है क्योंकि यहाँ पर इसकी अगुवाई स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, और दिन में 10 बजे से उनका कार्यक्रम है जहाँ पर वो तमाम जगहों पर सफाई अभियान चलाएंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री जब अयोध्या में आकर सफाई अभियान की शुरुआत कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस बड़े पैमाने पर इसको अयोध्या और इसके आसपास के इलाकों में चलाया जाएगा। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वो जो आसपास के इलाके हैं, जो तमाम जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर प्रभारी मंत्री जो हैं वो इस अभियान को चलाएंगे। और यहाँ का जो मंदिर का जो प्रशासन है वो इसको स्पेशल तरीके से इस ड्राइव को चला रहा है 22 तारीख तक, ताकि किसी भी तरह से जो स्वच्छता की एक जो अलग जगी है पूरे देश में, उसमें किसी तरह की कमी ना आए। और सबसे खास बात, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि जो श्रद्धालु तमाम आ रहे हैं वो भी इसको समझ रहे हैं, इस बात को, जो साधु संत उनको बता रहे हैं, क्योंकि वो सब इसमें शामिल है। स्वच्छता का एक ऐसा अभियान है, और जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी गंदगी से बचने की बात जब आती है, कहीं भी कूड़ा ना फेंकने की बात आती है, तो वो जो एक स्वभाव में परिवर्तन है वो भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये जब परिवर्तन लाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से कहते रहे, और ऐसे में जब आज से ये सफाई अभियान शुरू हुआ है तो निश्चित तौर पर अयोध्या में जो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि सज संवर कर तैयार है, उसमें ये सफाई अभियान निश्चित तौर पर चार चांद लगाएगा। यहाँ के तमाम मंदिरों में साफ जगमग मंदिर दिख सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल आपका भी, और अजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 2014 की अगर बात करें तो उस वक्त स्वच्छता मिशन जो है वो शुरू हुआ था पूरे देश भर में, और 2014 से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग स्वच्छता में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सेदारी अपनी निभाते हैं। और अब आज की अगर बात करें तो मंदिरों को किस तरीके से स्वच्छ रखा जाए, उसके लिए खासतौर पर स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। तो आप भी अपने घरों से बाहर निकलकर अपने जो आसपास मंदिर हो उनमें स्वच्छता अभियान में श्रमदान करते हुए जरूर नजर आए। और इसी के साथ बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having two basic characters in it with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, टू हेल्प इंडिया बी टीबी फ्री बाय 2025। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे। तो आज देश भर में, खास तौर पर दक्षिण के राज्यों में पोंगल का त्योहार मनाया जा रहा है। और पोंगल त्योहार एक ऐसा पर्व है जिसे फसल उत्सव या धन्यवाद समारोह भी कहा जाता है। किसान इस समय नए सीजन में अच्छी फसल के लिए सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं। पोंगल त्योहार तमिलनाडु और देश भर के अन्य राज्यों में भव्य तरीके से मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग नामों से। पोंगल वास्तव में 4 दिनों तक चलने वाला एक लंबा उत्सव है जो कि मकर संक्रांति यानी कि आज से शुरू होता है, और इसे बोगी भी कहते हैं। इस समय सूर्य उत्तरायण की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। नए काटे गए चावल का उपयोग करके मिठाइयाँ और नमकीन बनाई जाती है। वहीं अगले सफल मौसम के लिए प्रार्थना के साथ भगवान को चढ़ाया जाता है। गन्ना पोंगल त्योहार का भी प्रतीक है। पोंगल के अगले दिन 2 मट्टू पोंगल कहा जाता है, और इसमें भैंसों और बैलों के प्रति भी उचित सम्मान दिया जाता है। पोंगल उत्सव के अंतिम उत्सव को
कन्नुम पोंगल कहा जाता है और इसका अर्थ है मित्रों और परिवारों का पुनर्मिलन। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार में मंत्री एल मुरुगन के घर आज पोंगल मनाते हुए नजर आएंगे। आज सुबह प्रधानमंत्री उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर पहुंचेंगे, जहां पोंगल का कार्यक्रम शुरू होगा। इससे पहले मुरुगन ने समस्त देशवासियों को पोंगल और मकर संक्रांति पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तमिल फेस्टिवल है, ये पोंगल फेस्टिवल है। हम मकर संक्रांति नाम से पूरा देश हम सेलिब्रेट करेंगे। ये सारे देश में हम हमारा किसान के लिए सम्मान देने के लिए, हमारा कृषि के लिए सम्मान देने के लिए ये फेस्टिवल हम बनते। इस फेस्टिवल बनने सारे देश में हमारा भाई बहन सबको पोंगल मकर संक्रांति के लिए मेरा हृदय से ये शुभकामनाएं। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते इस वक्त चेन्नई का, जहां पर हमारे सहयोगी रितेश रंजन इस वक्त मौजूद है। रितेश, सबसे पहले तो आपको भी पोंगल की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आज अगर बात करें तो वहां पर किस तरीके से ये 4 दिन का जो ये उत्सव है वो मनाया जा रहा है? तमिलनाडु में पोंगल मकर संक्रांति की तरह एक बहुत बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और मकर संक्रांति उत्तर में देखा जाए तो 1 दिन का होता है, लेकिन तमिलनाडु में पोंगल 4 दिनों का मनाया जाता है। इसकी बहुत बड़ी खासियत है क्योंकि यहाँ पोंगल जो है फसल कटने के त्योहार के रूप में इसको मनाया जाता है। और 4 दिनों में आज पहला दिन है, इसको बोगी पोंगल कहा जाता है। बोगी पोंगल में क्या होता है कि जैसे अपने घर के सामानों की साफ सफाई की जाती है और घर के पुराने खराब सामानों को निकाल करके जलाया जाता है। इसे भोगी पोंगल कहते हैं और ये पहला दिन है। आज भोगी पोंगल है और आज ये पहला दिन है और आज के दिन ही पोंगल की शुरुआत हो गई जी। भोगी पोंगल हो गया। दूसरे दिन होता है ताई पोंगल। ताई पोंगल ये जो पोंगल इस दिन ऐसा होता है कि पोंगल जैसा डिश तैयार किया जाता है, जो चावल गन्ने के रस, दूध, इन सब से सुबह सुबह मिट्टी के बर्तन में तैयार किया जाता है और मिट्टी के बर्तन में तैयार करके मंदिरों में चढ़ाया जाता है। इसको भगवान को अर्पित करने के बाद आपस में लोग इसको प्रसाद के रूप में बांटते हैं और खाते हैं। तो ये आपको हर घर के आगे देखने को मिलेगा। आप जो भी स्क्रीन पे चला रहे हैं मटके में जो मिट्टी के बर्तन में चल रहा है, इसी को ही पोंगल कहते हैं और ये हर घर के आगे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और खास करके ग्रामीण इलाकों में तो ये बड़ी संख्या में देखने को मिलेगा। तीसरे दिन माटुम पोंगल कहते हैं। माटुम पोंगल, इसमें आपके घर में और खेती में काम आने वाले जो जानवर होते हैं उनको नहलाया धुलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और चौथा दिन जो होता है वो काणम पोंगल होता है, मतलब घर परिवार के लोग बाहर निकलते हैं सैर सपाटे के लिए। सबसे बड़ी बात है कि देखिए पोंगल में कोल्लम तैयार किया जाता है। घर के आगे जो आकृति बनाई जाती है घर को सजाने के लिए, ये तो खैर तमिलनाडु का रिवाज रहा है। हर सुबह आपको ये कोल्लम देखने को मिलेगा, लेकिन पोंगल के दौरान ये कोल्लम जो है बड़ी अनोखे तरीके से बनाया जाता है। एक नया लुक दिया जाता है, आम तरीके से रोजाना की तरह से नहीं बनाया जाता है। घर के आगे इसको एक बहुत अच्छे तरीके से पोंगल के सेलिब्रेशन के लिए अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। और एक सबसे बड़ी खासियत पोंगल की मैं बताना चाहूंगा कि पोंगल के दिन ही जल्लीकट्टू, बहुत बड़ा फेस्टिवल है तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू का आयोजन होता है जहाँ सांड पर नियंत्रण करने की कोशिश की जाती है। और हाल के दिनों में जल्लीकट्टू का आयोजन, और इसके लिए सबसे ज्यादा प्रमुख है मदुरई शहर। मदुरई में जल्लीकट्टू का आयोजन जो होता है बड़े स्तर पे होता है और बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से पोंगल का जो ये उत्सव है वो इस वक्त मनाया जा रहा है, और वहीं हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का जो आज का पर्व है वो भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि जब सूर्य देवता धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो इसे मकर संक्रांति का नाम दिया गया। हरिद्वार और अयोध्या में श्रद्धालुओं ने आज सुबह गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं 14 जनवरी मकर संक्रांति पर साल का पहला गंगा स्नान भी माना जाता है।
श्रद्धालुओं की भक्ति के आगे कड़ाके की सर्दी का भी कोई असर होता हुआ नजर नहीं आया। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा में स्नान और दान को बेहद अहम माना जाता है। नदियों को पुण्यदायिनी माना जाता है। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या एप्सिलॉन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे रामनगरी अयोध्या से जुड़ी तमाम खबरों की। तो ये तस्वीरें आपको बता दें, ये तस्वीरें हैं न्यू जर्सी की, जहां पर राम मंदिर को लेकर प्राण प्रतिष्ठा की जो धूम है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम देख सकते हैं। जो न्यू जर्सी में राम भक्त रहते हैं वो किस तरीके से एक यात्रा निकालते हुए नजर आए। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भारत में तो लोग उत्साह भारत के लोगों में देखते ही बन रहा है, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका में भी भारतीयों का जो जोश है वो चरम पर है। न्यू जर्सी के एडिसन में भारतीयों ने कार रैली का आयोजन किया, जिसमें 350 से ज्यादा कारों ने हिस्सा लिया और साझा किए गए इन दृश्यों में सड़कों पर भारी मात्रा में भगवान राम की छवि वाले झंडे और सड़कों पर कतार में खड़ी कई सारी कारें दिखाई दी। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के यूएस चैप्टर के अनुसार एरिजोना और मिसौरी राज्य भी इसमें हिस्सा लेने की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने रामलला के जन्मस्थान पर 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का संदेश देते हुए अमेरिका के 10 राज्यों में 40 से ज्यादा बिलबोर्ड लगाए हैं। महासचिव अमिताभ वी.डब्ल्यू. मित्तल ने कहा कि इन होर्डिंग्स द्वारा दिया गया शानदार संदेश ये है कि हिंदू अमेरिकी जीवन में एक बार होने वाले इस आयोजन में भाग लेने के लिए उत्साहित और खुशी है। उनकी भावनाएं उमड़ रही हैं क्योंकि वो अभिषेक समारोह के शुभ दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और वहीं सप्तपुरियों में हरिद्वार भगवान के हृदय में बसती है और अयोध्या धाम भगवान के मस्तक में विराजते हैं। हरिद्वार के संत क्या सोचते हैं भगवान श्री राम के अयोध्या पुनरागमन के बारे में और मिथिला किस तरह से आनंदित है,
इसको समझते हैं। तुलसी मानस मंदिर हरिद्वार के कामेश्वरपुरी जी को इस खास बात पर विशेष वार्ता में आपको सुनाते हैं और इसी के साथ आपको सुनाते हैं उनकी बातें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ हैं श्री तुलसी मानस पीठ से जुड़े हुए एक ऐसा मंदिर जहां पर संपूर्ण रामचरितमानस वहां की दीवारों पर अंकित है और बहुत ही भव्य स्थान है। आप जब जाएं हरिद्वार तो आपको ज़रूर श्री तुलसी मानस मंदिर का दर्शन करना चाहिए। और वहां के संरक्षक कहें इस वक्त जिनके हाथों में पूरी बागडोर है, कामेश्वरपुरी जी महाराज हमारे साथ हैं और एक तरह से भविष्य है सनातन का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने तो सप्तपुरियों की यात्रा भी की हाल ही में और ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत प्रभाव तो उसका आपने ज़रूर भगवान से मांगा होगा कि भगवान श्री राम जल्दी आएँ। सप्तपुरियों में खासतौर पर हृदय हरिद्वार में क्या माहौल है? सर्वप्रथम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बार बार वंदन है, अभिनंदन है। जो सप्तपुरियाँ हैं उस सबके दर्शन के पश्चात हम लोग हरिद्वार पहुँचे और जब से श्री राम मंदिर के लोकार्पण का उद्घाटन का घोषणा हुआ है और निमंत्रण आने लग गए तो हरिद्वार में एक विशेष उत्साह है। इस शरीर को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम तो अपने आप को इसी में धन्य मान करके चलते हैं कि भगवान का इस बड़े उत्सव में हमको अवसर मिल रहा है। हरिद्वार में विभिन्न आश्रमों में श्री तुलसी मानस मंदिर में संकीर्तन, भंडारा, यज्ञ अनुष्ठान निरंतर जारी है और अद्भुत उत्साह है। अयोध्या में है भगवान आ रहे हैं लेकिन एकदम हरिद्वार सजा हुआ है भगवान को खुले हृदय से स्वागत करने के लिए। एक शब्द कहा जा रहा है कि भगवान आ रहे हैं। भगवान तो थे ही, कहीं नहीं गए थे, लेकिन ऐश्वर्य सहित आ रहे हैं। ये प्रसन्नता का विषय है हमारे लिए। सही बात है आपने कहा, लेकिन आपका संबंध तो माँ जानकी की धरा से भी है। आप बिहार से आते हैं और लाखों लोग आपसे जुड़े हुए हैं। माँ जानकी कितनी प्रसन्न है? भक्ति स्वरूपा माँ जानकी इस पुनः प्राण प्रतिष्ठा से कितनी प्रसन्न है? अब इसका एक प्राकृतिक संयोग ही कहें कि अभी नवंबर में मैं जनकपुरी की यात्रा करके आया। सीतामढ़ी में रात्रि विश्राम किया और जनकपुरी धाम गया और वहाँ से जहाँ पर धनुष यज्ञ हुआ था, धनुषाजर के जगह है, वहाँ भी गया था। तो दीवारों तक मुस्कुरा रहे थे और जनमानस में एक उल्लास है कि परमात्मा जो है अपने उससे तो आ ही रहे हैं। माँ जानकी अति प्रसन्न होंगी कि भगवान इतने तपस्या के पश्चात, और वस्तुतः राम और जानकी का जीवन पूरा तपस्यामय रहा है। तो मेरी भगवती माँ बहुत प्रसन्न होंगी। एक बड़ा सुंदर भाव वहाँ का आता है जब प्रभु श्री राम पहुँचे हैं विवाह करने के लिए, तो सर्वविदित है कि कोई विदा करने को तैयार ही नहीं है और यहाँ तक ये है कि जनकपुर वासी उनसे नाता जोड़ रहे हैं कि हमको भी लेके चलिए। बड़ा सुंदर पद है वो कि जौन मजा विदेह नगर, विदेह मतलब कि जनकपुरी, वो यहाँ पर जो मजा है वो कहीं ना है। ए पहुना यही जा रहू ना, यानी कि भगवान को वो लोग वहीं रोकना चाह रहे हैं। लेकिन विधि तो खैर अलग थी उनके अपने जीवन के, या उस अवतार के उद्देश्य थे, उसकी पूर्ति के लिए उनको आना था। तो पूरे मिथिलांचल में बहुत उत्साह है। बहुत आप लोग न्यूज़ के माध्यम से भी देख रहे हैं कि ससुराल से कितना सामग्री आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं। और एक और सुखद की बात है कि जिस रास्ते से आएंगे इस शरीर का जन्म उसी रास्ते पे हुआ है, तो हम तो उसलिए भी धन्य हो गए हैं। अब तो ट्रेन भी चल गई, वहाँ से अमृत ट्रेन चली है और मुझे लगता है बहुत लोगों को आसानी होगी पहुँच। बहुत लोग, ये जो अमृत काल में जो भी चीज़ हो रहा है अमृत अमृत हो रहा है, तो हम लोग भी लगता है कि अमृत पा करके अब ये चीज़ें एकदम से अमर हो जाने वाले हैं। हमारा तो जीवन धन्य हो गया। अमृत भारत ट्रेन भी चला है, तमाम तरह की सुविधाएं हो गई हैं। अभी मुझे हाल में पता चला कितना उपेक्षित रहा अयोध्या के, यहाँ तक कि अपना स्टेशन भी तक नहीं था, एक हॉल्ट छोटा सा दे दिया था। तो नीति निर्धारकों का जो भी, या यूं कहें कि परमात्मा की स्वयं इच्छा, जब उन्होंने कहा कि अब हमको आना है तो सारे सकल तिथियां अनुकूल होने लग गईं। यही प्रसन्नता का विषय है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने एक बात बहुत ज़बरदस्त कही कि जो भाव विदेह नगर में है वो देह नगर में कहाँ है। यानी जो आध्यात्मिक रूप से भगवान राम को जानते हैं वो इस संसार से उनको क्या खास मतलब है, लेकिन भगवान राम जो कि धर्म स्वरूप हैं सिर्फ वही प्रतिष्ठित नहीं हो रहे हैं। 22 जनवरी को माँ जानकी स्वयं भक्त स्वरूपा जो है वो भी जन जन में प्रतिष्ठित होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरामैन निकेत के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली।
समाचार के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।